गुड मॉर्निंग मोहन, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं बेटा? गुड। Friends, take out your Hindi Rim Jim book. Friends, take out your Hindi Rim Jim book and open on page number 58. Open on page number 58. 5858. All have opened this page. Friends, all have opened this page. Yes, ma'am. Show me your book. Show me your book. अपनी book show करो. Friends, please show me your book. Aditya Chauhan, show me your book. Aditya Chauhan, turn on your camera. Friends, please turn on your camera. Open on your camera, beta. Akash, Ankit, अनुष्का, आराध्या यादव, बेटा आप लोग अपना अपना कैमरा जो है ऑन कर लीजिए. अंकित सिंह, आराध्या यादव, आराध्या एंड अंकित, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा. सबके पास बुक है ना? ओके, ओपन ऑन पेज नंबर 58. मेरी आवाज जा रही है? रेज योर हैंड. बोर्ड दिखाई दे रहा है? ओके, हैंड्स डाउन. केयरफुली बुक पे देखिए बेटा, मैं अभी रीडिंग कराऊंगी आप लोगों से. लेसन का नेम है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी. इसमें जो है यह जो है भेंट वार्ता है. दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, देखते हैं ये कहाँ का है. शिमला का है, हिमाचल प्रदेश का है ये, है ना. शिमला की मॉल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है. उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है. सुबह के 11:30 बजे हैं, यानी 11:30. खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है. इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं. वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की. वहां जो एक डाकिया था जिसका नाम कंवर सिंह था, वह सरकार की तरफ से पुरस्कृत किया हुआ था. सरकार ने उसको उसके कारनामे के लिए, उसकी बहादुरी के लिए उसको पुरस्कृत किया है. तो वही एक व्यक्ति जो है वह उस कंवर सिंह से वार्तालाप करता है. ठीक है, देखते हैं क्या वार्तालाप करता है. वह व्यक्ति उस कंवर सिंह से पूछता है कि आपका शुभ नाम, यानी आपका नाम क्या है, निकनेम क्या है. वो व्यक्ति कहता, कंवर सिंह बताते हैं कि मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ. यानी वो जो कंवर सिंह है वो नेरवा गांव का निवासी है और उसकी उम्र 45 साल है. वो बताता है कि मेरी उम्र 45 साल है, यानी 35 इयर्स ओल्ड, है ना. सॉरी, 45 इयर्स ओल्ड. आपके परिवार में कौन कौन है? वो व्यक्ति उससे पूछता है कि आपके परिवार में, यानी आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, उनके बारे में कुछ बताइए. तो वह कंवर सिंह बताते हैं मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का. 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है. मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया. यानी उन चारों के अलावा एक और उनका बेटा था, लेकिन उस लड़के के साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई और वो लड़का जो है वह पहाड़ियों से लकड़ियां लेकर के आ रहा होता है, तब तक वहां से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो व्यक्ति कंवर सिंह से पूछते हैं कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है. आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं, यानी हमेशा होती हैं? तो वह रिप्लाई करते हैं, कंवर सिंह बताते हैं जी
ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती है। यानी पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ तो एक बराबर होते नहीं है, वो तो ऐसे होते हैं ना जिगजैग करके, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके से वहाँ अधिकांश घटनाएं होती रहती हैं। वहाँ के ढलानों से लोग गिरते रहते हैं, वहाँ की औरतें गिरती रहती हैं, काम करने वाले व्यक्ति वहाँ से गिरते हैं और मृत्यु हो जाती है। तो वो बताते हैं कि यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं, फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं है। यानी वही एक दुर्गम रास्ता होता है। सुगम, दुर्गम मीन्स कठिन रास्ता होता है और उसी रास्ते से लोग आते जाते हैं और ऐसा ढलान होता है कि वहां से पैर स्लिप करता है, पैर फिसलता है और लोग वहां से गिर जाते हैं और गिरने के बाद मृत्यु हो जाती है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। यानी ऐसा एरिया है, वो हिमाचल प्रदेश का ऐसा एरिया है जहां तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। यानी वहाँ ऐसे एरिया हैं जहां मैक्सिमम ऐसे एरिया हैं, अधिकांश ऐसे एरिया हैं जहां तक बस नहीं पहुंच पाती है और वहां के लोग पैदल जाते हैं, यानी पैदल यात्रा करते हैं। कहीं भी जाना होता है तो पैदल सफर करते हैं। फिर है नेक्स्ट पूछा जाता है उनसे कि फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे। तो फिर वो रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। यानी वो बताते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो गांव के ही पास ही में गांव में ही बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जो है लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा जो है 10वीं में पढ़ता है ना। फिर पूछा जाता है उनसे कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है। जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ और कौन कौन है, आपके अलावा कौन कौन है, क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं। तो बताता है, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ। पैकर मीन्स क्या, माल को बस पे या गाड़ी पे चढ़ाना फिर उतरना, ठीक है। पैकर बन गया हूँ पर हूँ वही नीली वर्दी वाला। यानी वर्दी मेरी वही है लेकिन मेरा प्रमोशन हो करके मैं पैकर बन गया हूँ और सामान को उतारना और चढ़ाना मेरा काम है। लेकिन मैं नीली वर्दी पहनता हूँ, वही डाक सेवक वाला नीली वर्दी पहनता हूँ। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है, उनसे पूछा जाता है कि डाक सेवक जो होते हैं उनको क्या करना होता है। तो बताते हैं कि मुझे 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 बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। यानी उनको तो बहुत सारी, यानी रजिस्ट्री पत्र को गांव गांव जाना पहुंचाना होता है, चिट्ठियों को पहुंचाना होता है, पार्सल ले जाना होता है, बिल ले जाना होता है और जो पेंशन मिलता है, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, वो भी पहुंचाने जाना पड़ता है। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से ऐसे नए तरीके आ गए हैं। तो बताते हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, यानी बहुत अच्छे सुलभ साधन आ गए हैं, लेकिन जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में जो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। शहरों में तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन गांव में अभी उतना विकसित नहीं हो पाया है और इस वजह से हमको गांव में ये लेकर के जाना पड़ता है। यानी जो भी संदेश पहुंचाने का मार्ग है वो जरिया ही डाक का ही सहारा लेना होता है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। यानी सबको भाई अपने रिलेटिव्स का संदेश पाना होता है तो वो डाकिये का इंतजार करते हैं कि कब डाकिया आएगा और संदेश लेकर के आएगा, पार्सल लेकर के आएगा, और इस वजह से उनका उनका मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो वह बताते हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। जो डाक सेवा है वह दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती है, यानी चीप एंड बेस्ट, सबसे सस्ती है। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। अब देखिए,
देश के किसी भी कोने में यानी दूर दराज तक भेजना होगा तो बस हम 5 रुपए में डाक की सहायता से हम अपने मैसेज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है। जो पोस्ट अब उसके अलावा पोस्ट कार्ड जो है वह बस 50 पैसे यानी 50 पैसे का ही है। यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। वहाँ देखो अब तो 5 रुपए का था, ये जो पोस्ट कार्ड है वो बस 50 पैसे का है और 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में संदेश भेज सकते हैं या संदेश पा सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। अब वो व्यक्ति जो है उस डाकिये से पूछता है कि आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता हो, क्योंकि हर घर जाना होता है, दूर दूर तक घूमना होता है, आपको मजा तो आता ही होगा। अब वो बताते हैं मुझे अपनी नौकरी में बहुत अच्छी लगती है, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए कैसे अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूँ, यानी किसी का बेटा, किसी का कोई रिलेटिव अगर दूर बॉर्डर पर नौकरी कर रहा होगा, सैनिक होता है और वह अपने माता पिता को कुछ मनी ऑर्डर देता है, पैसे देता है, तो उस माता पिता को जितनी खुशी होती है और खुशी होने की वजह से वह उनका इतना डाके का कितना सम्मान करते हैं, आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं। तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। यानी अब किसी के पुत्र का कोई मनी ऑर्डर आए तो भाई खुशी तो जाहिर करेंगे ही करेंगे। अब उनका हंसता हुआ चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, कुछ ऐसे भी रजिस्ट्री पहुंचाना होता है जिसमें किसी का नियुक्ति पत्र होता है, ठीक है, किसी का रिजल्ट होता है, पास होने का रिजल्ट होता है। तो ये तो खुशी की बात होती है ना। बूढ़े दादा और बूढ़े नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि पेंशन भी पहुंचाना होता है तो बूढ़े दादा, बूढ़ी नानी इन सब ये लोग बहुत खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। 6 महीनों तक यानी यहाँ क्या है, हर महीने पेंशन मिलता है, लेकिन उधर हिमाचल प्रदेश साइड में क्या है, हर 6 महीने तक यानी जो पेंशन होता है वो 6 महीने तक इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद वो 6 महीने का जो पेंशन टोटल पेंशन होता है 6 महीने पर उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। Okay, open on next page. Open on next page. Page number 60, 60. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? वो व्यक्ति इस डाकिये से पूछता है कि क्या आप शुरू से यानी प्रारंभ से ही इस डाकघर में काम कर रहे हैं? तो वो बताते हैं शुरू में तो मैं लाहौल स्पीति जिले के यानी एक जिला है जिसका नाम है लाहौल स्पीति, वहाँ वह किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। उन्होंने उस किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है, यानी सबसे ऊंचाई पर यह गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, यानी जहां जहां इन्होंने काम किया वहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं थी, ठीक है। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक जाती थी, यानी मुख्य सड़कों पर मुख्यालयों तक ही बसों की सेवा उपलब्ध थी। यानी गांव देहात में ऐसे ऐसे एरियाज थे जहां पर बस नहीं जा पाते थे। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं, रूरल एरियाज हैं जहां पर बसेस नहीं जा पाती हैं और टेलीफोन की भी सुविधा वहां पर नहीं है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है, बहुत सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। पहाड़ी इलाका बहुत ही खतरनाक इलाका होता है, तो वही कहते हैं कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं और वहां डाक पहुंचाना आसान काम तो है नहीं। हाँ, बताते हैं कि हाँ मुश्किलें तो होती हैं, मुश्किलें तो बहुत आती हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांग पीओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी, यानी सुबह के 6 बजे से हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में
डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। यानी सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उनकी ड्यूटी रहती थी। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। यानी देखो यहाँ बता रहा है कि पैकर का क्या काम होता है, यानी बस से सामान को चढ़ाना और बस से सामान को उतारना, यही उनका काम होता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। यानी ये जो किन्नौर स्पीति है और किन्नौर और लाहौल स्पीति या हिमाचल प्रदेश का सबसे बर्फीला स्थान है और सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। देखिए अप्रैल में माह में इधर गर्मी होती है और वहाँ बर्फबारी होती है। हिमाचल प्रदेश में ये जो किन्नौर स्थान है और लाहौल स्पीति है, यहाँ पर अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। अब बर्फ होगा, अब डाकिये लेकर के जाएंगे, उनको चलना पड़ता है तो पैरों को नुकसान करता है, पैरों को बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाता है। ठीक है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं। अब बर्फ में चलोगे तो हाथ पैर तो नीले पड़ेंगे। देखो जैसे ठंडी होती है तो क्या ठंडी खूब ज्यादा ठंडी होती है, आप फील करते हो हमारा पूरे बॉडी जो है नीली पड़ जाती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से वो जब बर्फ में चलते हैं व्यक्ति तो क्या होता है, पैर नीले पड़ जाते हैं, बर्फ में पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। देखिए पूरा जो शरीर होता है नीला हो जाता है और ज्यादा उसमें हो जाने से गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन मीन्स क्या, उसमें जो पार्ट्स है ना, अंग जो है वो झड़ने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। वो जो एरिया था वो बस तो जाती नहीं थी, अब वहाँ दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, पार्सल पहुंचाने के लिए, चिट्ठियां पहुंचाने के लिए दूर दूर तक भी 26 किलोमीटर दूर तक जाना होता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की लगभग दूरी 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। यानी एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए बीच की दूरी जो होती है वह 4 से 5 किलोमीटर की दूरी होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं, यानी वो जो वहाँ का गांव जो होता है ना, छोटा छोटा कस्बा होता था, छोटा छोटा गांव होता है, यानी और उनके बीच की दूरी जो होती है वो 4 से 5 किलोमीटर की होती है। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। अब देखो गांव इतना छोटा है तो उसमें मैक्सिमम अधिक से अधिक 6 से 7 या 7 से 8 घर ही होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। यानी ग्रामीण डाकियों का क्या काम है, एक घर से दूसरे घर तक चिट्ठियों को पहुंचाना, ठीक है, पार्सल पहुंचाना, ये सब उनका मतलब चलना उनका आदत में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट फिर उनसे वार्ता की जाती है कि आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, आपने पहले बताया था कि आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? मीन्स क्या, पहले वो डाक सेवक थे, फिर उसके बाद से पैकर हुए, अब बताइए पैकर के बाद और कोई प्रमोशन होता है क्या? तो वो बताते हैं पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, पैकर के बाद हम डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। यानी प्रमोशन के लिए हमको एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम रहता है, यानी काम जिस प्रकार से काम होता है उस प्रकार से हमारा वेतन होता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। यानी जो बाबू होता है, क्लर्क होता है, सारे दिन बैठ कर के कुर्सी पे काम करता है, उसका वेतन कहीं हमसे ज्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है और पैकर जितना काम करेगा काम के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। यानी अब तो नौकरी इतनी मुश्किल हो चुकी है कि डाकिये की नौकरी लगना बहुत ही मुश्किल है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा सकता है। जो भी डाकिये रिटायर हो चुके हैं अब नए डाकिये नहीं रखा जा सकता है या नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यानी जब नई नियुक्ति नहीं होगी तो जो जितने सारे वर्क हैं वो उसी डाकिये पे पड़ेंगे ना, यानी वर्कलोड ज्यादा पड़ जाएगा,
काम पड़ जाएगा, यानी काम का जो बोझ है उस लिमिटेड कर्मचारियों के ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, अब पूछा, उनसे वार्तालाप की जाती है कि काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो, काम के दौरान कभी कोई खास बात हुई है, तो वो बताते हैं कि एक घटना आपको सुनाता हूँ। कंवर सिंह बताते हैं कि एक घटना हमारे साथ घटित हुई है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। तबादला मीन्स वही ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरी जगह तक जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तबादला होना, ट्रांसफर होना, उसी को तबादला बोलते हैं। तो मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यानी उनका काम क्या था? रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी का काम, देख रेख करना। ठीक है, यह 1998 की बात है, यानी 1998 की बात है। 19 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। 1998 में की ये बात है, और यह जनवरी यानी 29 जनवरी को की रात को 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। अब चौकीदारी का काम क्या है? चौकी मतलब की देखरेख करना ना, गेटमैन का क्या काम है? वही ना। तो बेचारा देखरेख करता है, तब तक दरवाजा कोई खटखटाता है रात के 10:30 बजे। ठीक है, अब वो अंदर से पूछते हैं कि कौन कौन है? जवाब आया, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो वो पूछते हैं कि कौन है? तो वो बोलते हैं कि पहले दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। 5-6 लोग अचानक से अंदर घुसे और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? वो बड़ी नम्रता से पूछते हैं कि आप हमें क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो लोग जो थे वो तो बदमाश थे, वो तो लूटने के लिए आए थे, वह कुछ उत्तर नहीं देते हैं। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। वो लोग लूटने पीटने के लिए सारे ऑफिस की जितनी सारी लाइट्स थे वो बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। अब उन्होंने लाइट्स ऑफ किए और किसी हैवी सामान, किसी भारी चीज से उसके सर पर चोट मारी, और कई बार चोट मारने की वजह से कंवर सिंह जो है बेहोश हो गए। उनका सिर फट गया और लगातार वह चिल्लाते रहे, उनका सिर फट गया, वो खूब चिल्लाए, खूब चिल्लाते रहे। उसके बाद वो बेहोश हो गए, और बताते हैं कि उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। बेहोश होने के बाद उनको कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। यानी वहां पर वो एडमिट किए जा चुके थे। यानी जब उनको नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी होश आई तो वो शिमला की इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में एडमिट थे। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उन दोनों, यानी जब ये घटना हुई थी 1998 में, उस समय उनका जो बेटा था 17 साल का था और वह उनके साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे, दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने इतना शोर मचाया, वो इतना चिल्लाए कि आसपास के जितने भी व्यक्ति थे उनकी शोर सुन करके वो अंदर शीशा तोड़ करके अंदर प्रवेश किए और उनको हॉस्पिटल लेकर के, अस्पताल लेकर के गए। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे, जैसा कि भारी सामान से उन पर करा गया था, चोट किया गया था। तो उनके सर पे कई सारे टांके लगे हुए थे। उनका सिर काफी फट चुका था और टांके लगे हुए थे। हर्षित सिंह, सिट इन प्रॉपर वे। हर्षित सिंह, हर्षित बेटा बैठ जाओ। बाकी मैक्सिमम बच्चे जो हैं अपना कैमरा ऑफ कर चुके हैं। ऐसा क्यों? सोने के लिए? दिशिता, गौरव, आयुष प्रताप सिंह, टर्न ऑन कैमरा बेटा, ओपन ऑन कैमरा। अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, नाम ना बोलना पड़े। आशुतोष सिंह, आयुष प्रताप सिंह, दिशिता, दिशिता,
गौरव, कौशल, ऋत्विक, टर्न ऑन कैमरा बेटा। अभी मैं पूछूंगी इसी पार्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से और रीडिंग भी कराऊंगी। उसकी वजह से या मतलब कि उनके सर पे इतने चोट आए थे कि उनकी एक आंख से दिखाई नहीं देता, यानी बताते हैं कि उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया, यानी वो जान पर खेलकर, यानी शोर मचाकर, जान पर खेलकर वो सारी अच्छी काम की चीजें उन्होंने बचाई, यानी डाक की जितनी भी सारी चीजें थी, डाक की जो भी सारी चीजें थी उनको वो सुरक्षित बचा लिए। इस वजह से उनको बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया गया। यह इनाम 2004 में यानी 2004 में इनको इनाम मिला, प्राइज दिया गया। इस इनाम में उनको 500 रुपीज यानी 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र यानी प्रशस्ति पत्र में सम्मान पत्र उनको दिया गया। और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए, यानी किसी को अगर सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा और सम्मान दिया जाएगा तो भाई किसी का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, वो बहुत खुश होते हैं। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में आया? रीडिंग करना है, रीडिंग करनी है ना? ओके, आर्या त्रिपाठी, टर्न ऑन कैमरा। आर्या, टर्न ऑन कैमरा बेटा। आर्या, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? टर्न ऑन कैमरा आर्या। हाँ, मैम माय कैमरा इज ऑन। ओके, चलो बेटा रीडिंग करो। अनम्यूट योरसेल्फ आर्या। आर्या, आर्या त्रिपाठी। वेयर इज आर्या? वैष्णवी सिंह, वैष्णवी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। वैष्णवी अनम्यूट करो बाबू। यस मैम। चलिए, बुक है ना आपके पास? यस मैम। चलिए रीडिंग करिए। मैम स्टार्ट से। हाँ जी। चुप। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। स्टॉप, आपका वेरी गुड, शुभ नाम। स्टॉप वैष्णवी, वेरी गुड, यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। आयुष कुमार सिंह, हैव यू बुक? आयुष, unmute yourself. Ayush Kumar Singh, unmute yourself. Ayush Kumar Singh,
आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. हैव यू बुक? हैव यू हिंदी बुक? आयुष. यस मैम अरेंज हो गई. ओके. यस मैम. रीडिंग करिए बेटा, कंटिन्यू करिए. काम चल रहा है. सुबह के कहाँ से पढ़ रहे 11:30 हो? बजे हैं. आयुष, आयुष कहाँ से पढ़ रहे हो खिड़की बेटा? से जहाँ तक वैष्णवी पढ़ी है उसके आगे पढ़िए. मैम ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. ये कौन पढ़ने लगा? आयुष आप रीडिंग करिए. आयुष, आयुष. दिशिता, दिशिता गिरी, दिशिता. अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. अनम्यूट योरसेल्फ दिशिता. यस मैम. चलो बेटा कंटिन्यू करो जहाँ तक वैष्णवी पढ़ी है. दिशिता आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा. हैव यू बुक? आपके पास बुक है दिशिता? नहीं मैम. बुक नहीं है आपके पास? क्यों? नहीं मैम. तो कब तक परचेज करा रही हो दिशिता? हाँ मैम कल तक आ जाएगी. कल तक आ जाएगी मैम. ओके ओके. मंगा लो बेटा, वरना रीडिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आप ही को प्रॉब्लम हो रही है. ओके, डोंट वरी. यस मैम. ममता कुशवाहा. ममता, ममता कैन यू हियर माय वॉइस? ममता कुशवाहा. अमन चौहान, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. अमन. अमन चौहान. अर्णव कुमार. अर्णव अनम्यूट करो बेटा. अर्णव. यस मैम. हाँ बेटा कंटिन्यू करिए. आपका शुभ नाम? गुड. हाँ. मेरा नाम करवर सिंह है. कंवर, मैं कंवर सिंह, कंवर सिंह. करवर सिंह है. कंवर. मैं करवन करवन सिंह. नहीं, करवन नहीं, कंवर. करवर सिंह. हाँ. मैं हिमाचल प्रदेश से शिमला जिले के नैरऊ गाँव नो नो, नेरवा, नेरवा. नेरवा हम्म. गाँव का निवासी निवासी हूँ. निवासी, मेरी निवासी. अर्णव. निवासी. हाँ. यस मैम. हाँ. निवासी हूँ. हम्म. मेरी उम्र 45 साल है. गुड. हाँ. आपके परिवार में कौन कौन है? उनके नहीं, बारे है. में हाँ. कुछ है. हाँ. उनके बारे में कुछ बताइए. हाँ. मेरे 4 बच्चे हैं. 3 लड़कियां और 1 लड़का. 2 लड़कियां की दो लड़कियों, शादी दो लड़कियों. 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है. मेरा एक और बेटा भी था. वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिसकी
जिससे जिससे उसकी मौत हो गई। वेरी गुड, स्टॉप बेटा, वेरी गुड। गौरव, गौरव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गौरव, गौरव अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। हाँ, चलिए कंटिन्यू करिए। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जो ऐसी घटनाओं का साधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी या डहाकों से घास काटते हुए कई औरत गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों में चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। यस मैम, रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। वेरी गुड। फिर आपके बच्चे पढ़ने के। गौरव स्टॉप बेटा। यस मैम। कौशल, कौशल अनम्यूट करो बाबू, कंटिन्यू करो। फिर यस मैम। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। ओके स्टॉप, वेरी गुड, स्टॉप कौशल, वेरी गुड बेटा। टाइम ओवर हो गया, ठीक है। कल अब जो बचे हैं बाकी लोग रीडिंग कर लेंगे। बाकी आपका होमवर्क यही है कि आप इस लेसन का रीडिंग करिएगा और इस लेसन से मैं क्वेश्चन भी पुट करूंगी कल, तो केयरफुली पढ़िएगा, ठीक है। केयरफुली आप लोग पढ़िएगा। इस लेसन से मैं कहीं से भी क्वेश्चन पुट आउट कर सकती हूँ, ठीक है। यस मैम।